आप मुझे बताइए, जो मेरी बहन, जो मेरी मां, जो मेरा भाई, क्योंकि उसका धर्म अलग था, उसका फेथ अलग था, उसको बचाने के लिए वो भारत आया। जिन्होंने रेप किया है उसका, जिन्होंने मर्डर किया है, जिन्होंने उसकी प्रॉपर्टी लूटी है, ये मुसलमान कहता है कि उन रेपिस्टों को भी आप नागरिकता दीजिए। ये मुमकिन है? जो अपना फेथ बचाने के लिए भारत आए हैं, उसको भारत सरकार ने कहा कि इनके फेथ के कारण, इनकी पूजा पद्धति के कारण, इनकी उपासना के कारण इनके साथ ज्यादती हो रही है, ये भारत का धर्म है कि उनको नागरिकता दे। लेकिन इस देश के गद्दार मुसलमान इस सीएए का विरोध कर रहे हैं। अलग अलग किस्म के गाने गाए जा रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग वो भी कूद गए हैं इसमें, और तमाम वामपंथ, ये विचारधारा, वो विचारधारा, सारे कूदे हुए हैं। भारत की धरती को 70 साल में मैंने और आपने, मेरे पुरखों ने बड़ी मुश्किल से देश बनाया है, जिसके कारण पूरी दुनिया में आप और हम सीना और सर उठा करके रह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का बलात्कारी, बांग्लादेश का बलात्कारी और अफगानिस्तान में जिन्हें बुद्धा की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बर्दाश्त नहीं थी, वहां पे 2.5% सिख रह गए, जहां सिखों की हुकूमत हुआ करती थी। उस मुसलमान को भारत में जगह नहीं दी जाएगी। जो भी इसका सपोर्ट करता है वो मानिए कि भारत के खिलाफ है, भारत को समाप्त करना चाहता है, और उस एजेंडे के तहत है जो मैं अपनी स्टूडेंट टाइम में सुना करता था। लोग बड़े चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे, लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये गलतफहमी दूर कर देना, दिल्ली में सत्ता बदल गई है। लिहाजा आप लोग भोले भाले मक्कार मुसलमान को अपना टाइम जाया न करें। आप खुद इसको समझें और ये भी समझने की कोशिश करें कि समस्या क्या है। समस्या सीएए नहीं है, समस्या दूसरी है। इसी को कहते हैं हंसते जख्म। हंसी भी आ रही है, दर्द भी हो रहा है, रो भी रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे रो क्यों रहे हो कि दर्द हो रहा है, हंस क्यों रहे हो कि अच्छा लग रहा है। इतने कंफ्यूज हैं। उसकी वजह यह है कि 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत की धरती पे, संवैधानिक तौर पे एक न दिखने वाली, अदृश्य, इनविजिबल पावर सेंटर इस देश में क्रिएट कर दिया गया था। जब भी कोई बात ऐसी करोगे तो इस देश में आपका विरोध होगा, चाहे संविधान का मामला हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल का मामला हो। जब भी आप ये बात करेंगे, एक इनविजिबल सत्ता थी जो दिखाई नहीं देती थी, जिसने 70 सालों में अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में, देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं था, राज्यसभा से 2 बार आया, उस प्रधानमंत्री ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में यह कहा कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपके अपीजमेंट का लेवल यह हो गया था। हम तो समझ रहे थे कि गांधी जी ने बहुत अपीज किया, यह सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा। यह इस कारण हो रहा था कि आप यादव थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, ये थे, वो थे, फलाना थे, आप इतनों में बटे हुए थे कि 90 करोड़ की ताकत आपको अंदाजा नहीं थी। कोई 2%, कोई 2.5%, कोई 4%, कोई 16% मिला के इस देश को गुमराह कर रहे थे। आपने पहली बार यह एहसास कराया, और जब आपने एहसास कराया तो लोकसभा की बहस में बारीकी से चीजों को देखिए। बहस चल रही थी, बहुत लोगों को लगता था कि 2014 में अकेला है, घेर लेंगे 2019 में। आपने भी कहा कि अकेला कम पड़ रहा है, तो आपने दूसरा भेज दिया है। ये वाला खूब तेज है, ये पूछता ही नहीं है, कोई बाद में पूछेंगे, पहले कर लें। इसका फर्क यह है कि आप ये देखो
कि 2019 में जब लोकसभा में बहस चल रही थी और धारा 370 धराशाही हो रही थी, उस वक्त एक मंत्री उठे, जो बात 10 साल से कह रहा था मंत्री जी के कान तक पहुंच गई थी। वो उठे और उन्होंने एक बड़ा सा सेंटेंस बोला, आधे से ज्यादा देश ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं बताता हूं वो सेंटेंस क्या था जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा बच्चा वही एग्जाम में पास होगा जिसका होमवर्क अच्छा होगा। जिसका होमवर्क नहीं होगा, उस देश का विदेश मंत्री यूएनओ में उठता है। यह घटना कोई ऐसी नहीं है जो मुझे ही पता है। इस भारत देश का एक विदेश मंत्री यूएनओ में जब उठा और उठ के भाषण पढ़ना उसने शुरू किया, वो एक ऐसे राज्य से आते थे जहां से एक प्रधानमंत्री भी आया था। वो प्रधानमंत्री के बारे में कहा था ये जगता कभी सोता ही रहता है। उसी राज्य का एक आदमी भारत का विदेश मंत्री बना। और हमारे यहां इतनी बड़ी दुनिया के बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करने वाले कितने कैजुअल हो सकते हैं। दुनिया आपके किरदार से जानती है आपको, कौन आया है, कैसे बैठा है, क्या कपड़े पहने हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसके कपड़े कैसे हैं, ये कैसे बोलता है, इससे दुनिया नापती है। वो शख्स भारत के विदेश मंत्री उठे और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बहनों और भाइयों, और आधी तकरीर पढ़ दी तब पता चला कि ये भारत की नहीं थी, ये तो टर्की की तकरीर थी। ऐसे ऐसे बोलों को आपने सत्ता पे बिठाया। लिहाजा 2014 के बाद जब 19 आया तो एक घटना का जिक्र मैं इसलिए बार बार करता हूं कि घटनाएं पहले भी घटी हैं। कुछ समझदार लोग दूसरे पक्ष में भी थे। यह मत मानिए कि सारे आप ही के पास अक्लमंद है, ऐसा मत मानिए। कुछ काम वो कर गए हैं जिसकी वजह से आप उस पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उन समझदार लोगों को इतिहास ने क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन हर मन से उनकी तारीफ करता हूं। वो किस पार्टी में थे ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पहले कहा पार्टी वार्टी मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होती। एक शख्स साहब 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट सेशन बुलाया और उस ज्वाइंट सेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। 1994 की घटना है, याद कीजिएगा, आप सबने 94 देखा होगा। उसमें सिर्फ एक प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। और वो 10 सेकंड के लिए उन्होंने पॉज लिया। बहुत सारे ऊंची टोपी ऊंचा पजामा लोग बड़े खुश हुए, ये तो हमारे दिल की बात कह रहा है। लेकिन 10 सेकंड के बाद वो बोला, विवाद सिर्फ इतना ही है कि जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो वापस लेना है। मैं जो बात जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, जो बात जो रेफरेंस है मेरा, वो समझिए। ये 24 फरवरी 1994 को होता है। न भारत में प्रतिक्रिया होती है और न पाकिस्तान में प्रतिक्रिया होती है। इतने बड़े प्रस्ताव के बाद तो पाकिस्तान में तूफान आना चाहिए था, लेकिन उनको यह पता था कि हिंदुस्तान में जो सरकार है वो हमारी एक्सटेंशन तो है। ये प्रस्ताव पारित करके रख देंगे राजनीति के लिए, लेकिन कभी करेंगे नहीं। मैं नरसिम्हा राव को कहता हूं, वो आधुनिक भारत का चाणक्य था। नरसिम्हा राव ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया था क्योंकि वो चाणक्य था। उसे मालूम था आज नहीं कल जो आएगा उसे इस प्रस्ताव को लागू करने में आसानी हो जाएगी। उसको नहीं मालूम था कि 2019 में यही प्रस्ताव जो पार्लियामेंट का प्रस्ताव था, जब भी कोई चीज पार्लियामेंट में पास हो जाती है फिर वो पार्टी और सरकार की नहीं रहती, वो पार्लियामेंट की हो जाती है। उस पे कभी ना कभी सरकारों को संज्ञान लेना पड़ता है। पाकिस्तानियों को भी ये अंदाजा नहीं था कि 1994 का पास किया हुआ प्रस्ताव को आने के लिए लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे कि इसे सच में ही पारित कर देंगे। उसी वक्त जब बहस चल रही थी और वो जोर जोर से कह रहे थे
कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी लेंगे, अक्साई चीन को भी लेंगे, तो भारत में तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बोले कि ये तो सच में कह रहा है, तब तो पारित ही हुआ था, ये तो पारित के बाद कह रहा है, इसलिए ये ले लेगा क्योंकि स्थिति हमारी ऐसी है। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की डिबेट बताता हूं मैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डिबेट चल रही थी जब पुलवामा के बाद बालाकोट तक आप गए थे। बालाकोट रावलपिंडी यानी पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। उनको समझ में आ गया कि जो भारत लगातार ये कह रहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसका सिर्फ एक ही वाक्य है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हमला करोगे तभी रक्षा होगी।